प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनके मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़गारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर आज आपको संस्कृत में समास समझाने जा रही हूँ। वैसे मैंने आपको हिंदी में समास समझा दिए हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों के समास में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ भाषा में अंतर है। तो समझाने को तो हिंदी में ही समझाए जाते हैं, पर उसके उदाहरण जो रहते हैं वो संस्कृत में रहते हैं। उन्हें आपको पहचानना है कि किस तरह के उदाहरण इसमें आए हैं। हिंदी में करने पर ज्यों के त्यों उदाहरण रहते हैं, पर सिर्फ आपको सिर्फ भाषा ही समझना है। अब मैं शुरू करती हूँ आपको समास से। समास क्या होता है? एक बात और सुन लीजिए, व्याकरण सभी क्लासों में एक समान रहती है और आप कॉलेज में भी जाएंगे, वहां पर भी यही व्याकरण आपको काम आएगी। आया समझ में आपको, चाहे हिंदी की हो या संस्कृत की। इंग्लिश में इंग्लिश भाषा में समझाते हैं, व्याकरण सब समान होती है। तो देखिए समास क्या होता है। प्रश्न आता है समास किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो आपको समास की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ समास क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब है बड़े को छोटे रूप में करना, ये समास का अर्थ होता है। आया समझ में? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। जब दो पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ करके आपस में मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। आया समझ में? जब दो पद अपनी अपनी विभक्ति को छोड़ करके आपस में मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे परेशान उपकारा, उदाहरण के लिए देखिए आप, परेशान उपकारा, परेशान, यहां उपकारा। देखिए ये शब्द और ये शब्द, ये दो शब्द हैं। जब ये दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे तो समासिक पद बनेगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? परेशान उपकारा परोपकारा। कैसे लिखेंगे? इसका मतलब हुआ परोपकारा। जब दो पदों से मिलकर के, दो पदों ने अपनी विभक्ति छोड़ दी और एक नया शब्द बन गया, ये कौन सा शब्द बना? परेशान उपकारा। तो ये सामासिक शब्द कहलाएगा। कौन सा शब्द कहलाएगा? सामासिक शब्द कहलाएगा। आया समझ में? इतना आपको समझ में आ गया कि समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है, सामासिक शब्द क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। ये समास विग्रह है, ये सामासिक शब्द है और समास की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। आया ये समझ में? आपको आ गया होगा समझ में पूरा। अब देखिए आगे चलते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। अब देखिए, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। आया समझ में? तो समास के 6 भेद होते हैं। अब अव्ययी भाव समास समझिए आप। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद अव्यय एवं प्रधान होता है और दूसरा पद विशेष यानी संज्ञा होता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। आप सिर्फ इतना बता सकते हैं, जिस समास में पहला पद अव्यय या प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसके भी अलग अलग नियम होते हैं अव्ययी समास के। देखिए अब नियम देखिए, समीपता के अर्थ में उप का प्रयोग किया जाता है। किसके? समीपता, निकटता के अर्थ में उप का प्रयोग किया जाता है। जैसे समास है उपगंगम। समास क्या है? उपगंगम। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? गंगा यहा समीपम। क्या आएगा?
गंगायाः समीपम। दूसरा देखिए उपसार्धम, इसके लिए सार्धः समीपम। आया समझ में? तो समीपता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उप का प्रयोग किया जाता है। अब इसी का दूसरा नियम समझिए। पश्चात, पश्चात यानी बाद। पश्चात के लिए हमें अनु का प्रयोग करते हैं। पश्चात के लिए हम अनु का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए सामासिक शब्द दिया है अनुज्ञानम। सामासिक शब्द क्या है? अनुज्ञानम। यदि इसका विग्रह करेंगे तो आएगा ज्ञानस्य पश्चात। ज्ञानस्य पश्चात। अनुधर्मम, धर्मस्य पश्चात। आया समझ में? तो देखिए पश्चात के लिए अनु का प्रयोग किया जाता है, समीपता के लिए उप का प्रयोग किया जाता है। ये नियम आपको याद रखना है। योग्यता के अर्थ में भी अनु का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए योग्यता में भी अनुज्ञानम आ जाता है, तो अनुज्ञानम के लिए क्या आएगा? ज्ञानस्य योग्यम। अनुरूपम तो रूपस्य योग्यम। तो योग्यता के लिए भी अनु का प्रयोग किया जाता है। 3 नियम हो गए। चौथा नियम देखिए बार बार आवृत्ति के लिए प्रति का उपयोग किया जाता है। अब प्रति का कैसे करते हैं? जैसे प्रतिदिनम, तो क्या जाएगा? दिन दिन प्रति। प्रति क्षणम, क्षणम क्षणम प्रति। आया समझ में? बार बार आवृत्ति आने के लिए प्रति का प्रयोग किया जाता है। अब 5वां नियम देखिए। 5वां है समाप्ति या बीत जाने के लिए अत्यय। अत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अति बसंतम, ये अपना सामासिक शब्द है। विग्रह आएगा बसंतस्य अत्यय। आया समझ में? अब इसके बाद देखिए उचित नहीं है, इस समय उचित नहीं है, इसके लिए संप्रति न का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए अति निद्रम, तो इसके लिए लिखेंगे निद्रा संपत्ति संप्रति न युज्यते। तो ये आ गया। अब देखिए नियम तो बहुत से हैं, पर जो अपने आते हैं वो देखिए। जहां से शुरू होता है और अंत तक जाता है उसके लिए आ का प्रयोग किया जाता है। अब बड़े आ का प्रयोग कैसे करते हैं देखिए। सामासिक शब्द है आसमुद्रम, तो उसमें आएगा यावत समुद्रम। आजीवनम, यावत जीवनम। आजन्म, जन्मः आरंभ। तो ये नियम होते हैं। तो अभी मैंने आपको अव्ययी भाव समास के नियम बता दिए। उसमें से आजन्म, प्रतिक्षणम, प्रत्येकम, आमरणम, अच्छा और क्या है? और आता उपगंगम, उपसादम। ये उदाहरण आपको आते हैं, इन पर ज्यादा ध्यान देना। अब दूसरा देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरे का अर्थ होता है उत्तर पद, जिसको दूसरा पद कहा जाता है। जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए ग्राम गतः, ये अपना क्या है? सामासिक शब्द है ग्राम गतः, तो इसका हो जाएगा ग्रामम गतः। ये देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण है ग्राम गतः। अब हमको करना है इसका विग्रह। ये हमारा सामासिक शब्द है। ये कैसा शब्द है? सामासिक शब्द है। सामासिक शब्द। तो इसका विग्रह क्या होगा? ग्रामम गतः। इसका विग्रह होगा ग्रामम गतः। देखिए विग्रह करने पर शब्द अलग अलग बन जाते हैं। इसमें विभक्ति आ जाती है ग्राम के लिए। आया समझ में? ग्राम को गया हुआ, तो ये हमारी विभक्ति बीच में आ गई। ग्राम
को के लिए गया, गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। तो देखिए सामासिक शब्द क्या है, ग्रामगतः, और विग्रह क्या है, ग्रामगतः। आइए समझ में। दूसरा उदाहरण देखिए, ज्ञान प्राप्त, तो ज्ञानम प्राप्त, ये विग्रह हुआ। शब्द पे ध्यान देते जाना। राम रक्षिता, रामेण रक्षिता। जो शब्द आते हैं वही मैं आपको बता रही हूं। बाल दुग्धम, बालेभ्या दुग्धम। चोर भयम, ये जरूर आता है, चोरात भयम। आया समझ में। हिंदी में इसका हुआ चोर से भय, चोरात भयम। भय मुक्तः, ये भी आता है, भायात मुक्तः। राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः। परोपकारः, परेशान उपकारः। जलमग्नः, जले मग्नः। ये मैंने आपको बताया उदाहरण, ये अनिवार्य उदाहरण है। मैंने आपको अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास समझा दिया है। अब देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन विभक्तियों में दर्शाया जाता है। अब देखिए इसमें जैसे हिंदी में कारक, कारक आप जानते हैं, कारकों का प्रयोग इन्हीं विभक्तियों के लिए होता है। तो दूसरी विभक्ति में क्या आता है, कर्म, कर्म कारक। तीसरी विभक्ति में करण कारक, चौथी में संप्रदान कारक, पांचवी में अपादान, छठवीं में संबंध कारक। आया समझ में। और सातवीं विभक्ति में, अब देखिए ये तो मैंने आपको विभक्ति बताई। इसके बाद देखिए यहां आता है नन तत्पुरुष समास। आप इसका कर्म मैंने हिंदी में आपको समझा दिए हैं, कर्म कारक, करण कारक, ये मैंने आपको पूरे समझा दिए हैं। उसके बाद आप देखिए नन तत्पुरुष समास। कौन सा समास, नन तत्पुरुष समास। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद निषेध वाचक होता है, पूर्व पद कैसा होता है, निषेध वाचक होता है, वहां न तत्पुरुष समास होता है। अब पूर्व पद क्या कहलाता है, पहला पद। पूर्व पद क्या कहलाता है, पहला पद। तो देखिए जैसे आपको पहले आप नियम समझ लीजिए इसका। जहां तत्पुरुष समास होता है, व्यंजन से पूर्व न का, यदि व्यंजन से पूर्व न आया है तो न का वहां आ हो जाता है, और स्वर से पूर्व न आया है तो वहां पर अन हो जाता है। तो देखिए इसका आप समझ लीजिए, ये है आपका नन तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। देखिए इसका समझना, देखिए यदि आपका कोई शब्द है अनिच्छा, शब्द क्या है, ना इच्छा, ये तो देखिए ये आपका स्वर है, स्वर से पूर्व आपका क्या आया है, ना आया है। तो यदि स्वर से पूर्व ना आता है तो उसका अन हो जाता है। यदि स्वर से पूर्व ना आया है तो उसका क्या हो जाता है, अन हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अनिच्छा, अनिच्छा, ये शब्द बन जाएगा इससे। यदि स्वर के पूर्व ना आता है तो नन तत्पुरुष समास में अनिच्छा शब्द बनता है। ये सामासिक शब्द है और ये विग्रह शब्द है। आया समझ में। लेकिन यदि व्यंजन से पूर्व न आता है तो वहां अ बनता है। अब व्यंजन से पूर्व न आने पर, व्यंजन से पूर्व देखिए न भावः, जैसे न भावः, ध्यान से समझिए। तो ये क्या है, व्यंजन, व्यंजन से पूर्व क्या आया है, ना, तो ये यहाँ क्या बन जाएगा, ना के स्थान पर आ जाएगा। अभावः, आ देखो यहाँ आ नहीं रहा, आ
अभावः। न भवा का क्या हो जाएगा बताइए, अभावः। न इच्छा का क्या हो गया है, अनिच्छा। तो यदि स्वर से पूर्व न आता है तो अन हो जाता है, और व्यंजन से पूर्व न आ जाता है तो अ हो जाता है। ये इसका नियम है। अब मैंने आपको बता दिए तत्पुरुष समास में देखिए द्वितीय विभक्ति ये 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास भी कर्मधारक समास, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। आया समझ में? और इसी के अंतर्गत आता है अपना नन तत्पुरुष। दूसरी विभक्ति में कर्म का बोध होता है, तृतीय विभक्ति में साथ देने का बोध होता है, चौथी विभक्ति में देने का बोध होता है, पांचवी विभक्ति में अलग होने का बोध होता है, और छठवीं विभक्ति में संबंध बताया जाता है, सातवीं विभक्ति में आधार बताया जाता है। और इसमें मैंने अभी आपको बता दिया कि स्वर के पूर्व यदि ना आता है तो अन हो जाता है, और व्यंजन के पूर्व यदि ना आता है तो वहां आ हो जाता है। तो मैंने ये तत्पुरुष समास आपको बता दिए। बेटा मैंने आज आपको अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास के नियम कितने होते हैं वो बता दिए, तत्पुरुष समास के भेद बता दिए, 6 होते हैं, और 6 ही विभक्ति में किस किस का प्रयोग होता है इतना बता दिया। अगले वीडियोज में मैं आपको कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास समझाऊंगी। आपको समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आते तो आप वीडियो में से फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।